हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में हो ना? चलो आज हम भी मजे में हैं। आज हम बहुत अच्छा सा टॉपिक चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2 है। कौन सी क्लास का चीज पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 का पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो जो है ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए जाकर के अच्छे से, तब आप ये वीडियो को देखिएगा। या नहीं तो आप पहले इसी को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम इतना अच्छा से समझाते हैं ना कि आपको तैयो समझ में आ जाएगा। समझ में आया? चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों को आज जो सीखना है ये फिजिकल चेंज। हम लोगों को पहले दो को चीज अच्छे से समझना है। एवं फिजिकल चेंज क्या होता है और दूसरा में केमिकल चेंज क्या होता है। ताकि ये केमिकल और फिजिकल केमिकल फिजिकल इस तरीके से जो होता है ये आखिर होता क्या है। चलिए पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों को साथ में समझने का कोशिश करेंगे तो आराम से समझ सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। देखिए आप लोग पढ़े हुए होइएगा पिछले क्लास में, यहाँ पे लिख दिए हैं हेडिंग में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, हम मतलब ज्यादा थी नहीं किए हुए, सीधे यहाँ से बीच लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। इधर जो लिखे हैं केमिकल चेंज वाला है और इधर जो लिखे हुए हैं फिजिकल चेंज वाला है। देखिए इसको आप क्वेश्चन करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कई बार पूछा गया है। और सिर्फ ये आपके 9th क्लास में ही नहीं, 10th में भी पूछा जा सकता है। या नहीं तो अगर आप जेईई मेंस का तैयारी करिएगा या नीट का तैयारी कीजिएगा, एम्स का तैयारी कीजिएगा, उस समय भी इस सबसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। ओके गुड। देखिए पहला नंबर क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी कि जब फिजिकल चेंज होगा कोई भी सब्सटेंस का या कोई भी मैटर का, जब फिजिकल चेंज होता है तब ये नया, नो न्यू सब्सटेंस यानी कि आपका नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जो रहता है वही रहता है, नया नहीं बनता है। कैसे वो भी बताएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी कि इसमें पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि नया चीज कुछ बनेगा नहीं, पहली पॉइंट। अच्छा इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, बन जाता है। तो पहला डिफरेंस समझ में आया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। ओके गुड। देखिए तो पहला पॉइंट क्या है कि फिजिकल चेंज होने से नया सब्सटेंस, नया मैटर नहीं बनता है, और केमिकल चेंज होने से नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, दिस चेंज इज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब इधर से उधर गया तो उधर से इधर आ भी सकता है। समझ में आया? बट केमिकल चेंज जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार इधर से उधर चला गया तो उधर रह जाएगा, अब इधर आने का उसका चांस ही नहीं है। मतलब एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। क्या देखिए इस दोनों को समझा देते हैं। आप ऐसा समझिए, ये अपना आइस है। आइस मतलब पानी को जो जमा देते हैं, बर्फ बन जाता है, आइस है। ठीक है। तो आइस को अगर आप गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। पहले क्या था, वो सॉलिड था, सॉलिड से वो लिक्विड बन जाएगा पिघल करके। तो देखिए सॉलिड से लिक्विड गया। अच्छा अगर हम इसको फिर से फ्रीज करेंगे, फिर से फ्रिज में डाल देंगे तो फिर से क्या, लिक्विड से फिर से सॉलिड में चल जाएगा कि नहीं। यानी कि ये रिवर्सिबल, आउन जाउन कर सकता है। समझ में आया? ठीक। यानी कि वह ऐसे चीज को बोला जाता है रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल किस में होता है, तो ओनली फिजिकल चेंज में होता है। बट ये इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, इरिवर्सिबल का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई आम है, तो आम पहले कच्चा था, कुछ दिन बाद वो पक गया, तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, पहले से कच्चा बाद में पक गया। तो देखिए पका हुआ आम माने कि यहाँ पे कच्चा था, यहाँ से आकर के अब यहाँ पे ये पक गया। अब बताइए अब पका हुआ आम कभी भी कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि कौन से चेंजिंग इसमें हुआ होगा, कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा। समझ में आया? गुड। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। तो रिवर्सिबल का मतलब समझ में आया और इरिवर्सिबल का मतलब समझ में आ गया। देखिए रिवर्सिबल का सिंबल इस तरीके से दिया जाता है, आप लोग देखिए होगा रिएक्शन में ऐसा रहेगा और ऐसा रहता है। समझ में आया? हाँ। और इरिवर्सिबल में सीधा एक के ऐसे रिएक्शन रहेगा। समझ में आया? ठीक। या इक्विलिब्रियम भी इसको बोला जाता है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे रिवर्सिबल, और ऐसे वाले का मतलब समझेंगे इरिवर्सिबल। ओके चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आगे थर्ड पॉइंट में हम लोग को क्या सीखना है, दिस चेंज इज टेम्पोररी। देखिए फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। बट केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है। जैसे अभी जो हम आपको आम का एग्जाम्पल बताए हैं, तो वो परमानेंट अगर पक गया तो पका ही रहेगा। पकने के मतलब सड़ सकता है, लेकिन फिर से वो कच्चा नहीं होगा। यानी कि पक गया तो परमानेंट के लिए वो पक चुका है, और फिर से वो कच्चा नहीं हो सकता है।
यहां तक समझ में आया? गुड। देखिए अब आगे क्या सीखना है, फर्स्ट नंबर पे वेरी लिटिल हीट और लाइट एनर्जी इज इन्वॉल्व। देखिए फिजिकल चेंज करने में हमको बहुत कम सा हीट या लाइट का जरूरत पड़ता है, या दोनों का जरूरत पड़ सकता है। समझ में आया? यानी कि वेरी लिटिल यानी कि बहुत कम हीट का, बहुत कम हीट या लाइट का हमको जरूरत पड़ सकता है। बट केमिकल चेंज में ए लॉट ऑफ हीट यानी कि केमिकल चेंज जब होता है ना तो उसमें लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज इन्वॉल्व, तब इसमें मतलब बहुत ज्यादा हीट और लाइट इन्वॉल्व हो सकता है, जरूरत उसमें पड़ता है। समझ में आया? ठीक। 5 नंबर में समझ लीजिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन। देखिए फिजिकल चेंज जो होता है ना उसी को फिजिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। समझ में आया? और जो केमिकल चेंज होता है उसी को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये तो आपको नाम है, ये तो याद रख लीजिए, नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल मिल रहा है तो फिजिकल रिएक्शन, और ये केमिकल मिल रहा है तो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इसी का दूसरा नाम है ये और इसी का दूसरा नाम है ये। यहाँ तक समझ में आया? देखिए हम आपको एग्जाम्पल अभी एक ही दिए थे, अब एग्जाम्पल कई सारा आपको दे देते ताकि आपको समझ में आए। जैसे बोलेंगे फिजिकल चेंज का कुछ एग्जाम्पल बताइए, या बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बोलिएगा? बॉइलिंग वाटर, पानी का उबलना, मेल्टिंग आइस क्यूब का मेल्ट होना, फ्रीजिंग वाटर का फ्रीज होना, इवेपोरेटिंग अल्कोहल का इवेपोरेट होना। यानी कि देखिए हम आपको यहाँ पे 4 को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं, ये और भी बहुत सारा हो सकता है, इसी लगा लीजिएगा। तो ये चारों कम से कम अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना है। इस सब के बारे में हम कई बार पूछेंगे, लिखवाएंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट अब जान लेते हैं केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या होता है? बर्निंग ऑफ पेपर का बोल दीजिए या वुड बोल दीजिए। जैसे सिंपल बात समझिए, मान लीजिए एक कागज है, कोई भी एक कागज, जैसे ये कागज है, इसको अगर हम यहाँ से जलाना स्टार्ट किए, अब जब जलेगा तो जलने के बाद क्या होगा? ये अब कागज बचेगा नहीं, अब ये राख बन जाएगा। तो बताइए राख को फिर से हम कभी कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। समझ में आया? हाँ, तो वही बात है बर्निंग कोई चीज को अगर आप जला दिए तो फिर से अब वो उस चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जैसे हम कागज को अगर अभी जला दिए तब जो ये जलने के बाद जो राख बचेगा उससे फिर से हम कागज नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? ठीक, तो वही लिखे हैं बर्निंग ऑफ पेपर लिख दीजिएगा, या वुड भी लिख सकते हैं, जैसे बर्निंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कुकिंग करने का मतलब, जैसे अगर आप चावल बना रहे हैं, ठीक है, तो चावल बना लिए, और जो चावल बन चुका है, भात बन चुका है, भात को आप फिर से चावल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, लोहा में जंग लगना। तो जिस लोहा में जंग लग चुका है उसको अब फिर से मतलब जो लोहा था वो फिर से नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, डाइजेस्टिंग फूड, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, ठोस के जो खा लेते हैं, अब वो डाइजेस्ट होता है अंदर में जाकर, पेट में जाकर के पचता है। तो जब पच जाता है तो पचने के बाद चाहेंगे कि नहीं हम जो खाए तो फिर से हमको वो निकालना चाहिए, ऐसा होगा? नहीं होता है। तो यानी कि ये सब जो चेंजिंग होता है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। समझ में आया? यानी कि केमिकल रिएक्शन, इस सब में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसमें आग लगाएंगे ना तो इसमें क्या होगा? ये जो जलने लगेगा, इसका मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया? गुड, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको फिर से देखिए, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम आगे समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, हम तो आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में बताए थे। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी समय आपको बताए थे कि ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होता है। प्योर सब्सटेंस जो है ना, ये 2 टाइप का होता है। ये बेचारा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। क्या क्या है नाम? एलिमेंट, और दूसरा का नाम है कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। क्या क्या नाम है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ एलिमेंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है? भाई ये 3 टाइप का होता है। ये भाई साहब 3 टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हुए, एलिमेंट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? मेटल होता है पहला नंबर में, दूसरा नंबर में नॉन मेटल, और तीसरा नंबर में मेटल वाइट्स होता है। ठीक है, तो देखिए पहले आप समझ लेते हैं कि आखिर ये एलिमेंट का मतलब हम क्या समझेंगे।
हम तो पहले प्योर सब्सटेंस का मतलब ना समझे थे। अब ये जो एलिमेंट बताए हैं या कंपाउंड बताए हैं, तो ये एलिमेंट और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, इसके बारे में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, देखिए, इन विच ऑल एटम्स आर सेम, यानी कि हम लोग एलिमेंट उसको कहेंगे जिसमें प्रेजेंट सभी एटम सेम होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे बोलेंगे गोल्ड यानी कि सोना या सिल्वर या हाइड्रोजन, और हम गोल्ड बोल रहे हैं तो उसमें जितना भी एटम होगा ना वो सब किस चीज का होगा, सिर्फ गोल्ड का ही होगा। समझ में आया? ये नहीं कि ऑक्सीजन और आ जाएगा, कभी हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें सारा एटम जो होगा, जिसमें सारा एटम सेम ही होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। समझ में आया? जैसे आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो आप नाम सुने हुए हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट है। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में जो 118 और 119 को जो आप याद करते हैं, ये सब किस चीज का एग्जाम्पल है भाई, वो सब एलिमेंट है। समझ में आया? हाँ, अब वही डिवाइड होता है, पड़ता है, तो एगो मेटल में चला जाता है, कुछ एगो मेटल में नहीं, कई सारा मेटल में चला जाता है, कई सारा नॉन मेटल में, और कई सारा मेटल वाइड में बढ़ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बताइए एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, इन विच, यानी इन विच ऑल एटम्स आर सेम, यानी कि एलिमेंट हम उसको कहेंगे जिसमें उसका सभी प्रेजेंट एलिमेंट जो होगा ना, सभी सेम होगा। समझ में आया? गुड। एग्जाम्पल आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ईटीसी, यानी कि जितना जो पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट का नाम सुने हैं, सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एलिमेंट का। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरीके से 118 को होता है, तो 118 याद कर लेना। लेकिन आप लोगों को तो याद होगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम करवाएंगे याद, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको याद जरूर करवाएंगे। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। देखिए, एलिमेंट जब समझ लिए तो कंपाउंड बचा हुआ है, कंपाउंड को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। देखिए, दो गो या दो गो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होगा, जुड़ेगा, जब कंबाइन होगा, कैसे कंबाइन, केमिकली, यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा जब कंबाइन होगा, जुड़ेगा, इन डेफिनिट रेशियो, किस चीज में, डेफिनिट रेशियो में, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, तब क्या होगा, एक नया सब्सटेंस का निर्माण होगा, तब एक नया सब्सटेंस बनेगा। समझ में आया? तो वही जो नया सब्सटेंस बनेगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को कंपाउंड कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम क्या बोले कि दो गो या दो गो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होकर के, मतलब कंबाइन होता है, कैसे कंबाइन होता है, डेफिनिट रेशियो में, याद रखना, डेफिनिट रेशियो में, उसी को क्या कहते हैं, उसी जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा याद कीजिए, जब मिक्सचर आपको बताए थे उस समय भी यही सारा चीज बताया गया था, लेकिन उसमें एक चीज था, जो डेफिनिट रेशियो इसमें दिया है ना, उसमें डेफिनिट रेशियो नहीं था, उसमें कुछ और था। आपको याद है डेफिनेशन उसका, याद है, एनी रेशियो था, यानी कोनो रेशियो में आप मतलब डाल दीजिए, वो मिक्सचर हो जाएगा। बट कंपाउंड में याद रखना है कि डेफिनिट रेशियो होना चाहिए। समझ में आया? इसका डेफिनेशन आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाने, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम अभी क्या बोले हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट। देखिए, हम दो गो एलिमेंट ले रहे हैं, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे ले रहे हैं और एगो ऑक्सीजन, दो गो एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, दो गो एलिमेंट ले लिए। इस दोनों को जब केमिकली कंबाइन करवाते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है, यानी कि वाटर बनता है। H2O मतलब वाटर बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या बन गया, H2O, दोनों इसी के मिलने से बना है कि नहीं, इसी के मिलने से बना है। और ये रेड कलर का 2 यहाँ पे और 2 लगाए हुए हैं, ये बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस हम लोगों को करना 10th में सीखना है। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ इसको ऐसे याद कर लेना है आप लोगों को कि हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो H2O बनता है, और बैलेंस होने के बाद 2 यहाँ पे 2 लग जाता है और यहाँ पे 2 लग जाता है। वैसे हम सिखा देंगे बैलेंस करना आप लोगों को, जब हम आपके वहाँ पे आएंगे तो आप हमको याद दिलाइएगा कि सर इसमें बैलेंस जो किए थे वो हमको सिखा दीजिए। हम आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही पे नहीं, कई सारे एग्जाम्पल दे करके आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो देखिए, अब बैलेंस करना सिखाएंगे, इसके बाद और भी कई सारी चीज होगा वो भी सिखा देंगे। अच्छा, आप हमको लग रहा है कि आप हमसे होम ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, तो आप हमसे होम ट्यूशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने गार्जियन से, मम्मी या पापा जी से बात करवा दीजिए। मेरे पास अगर टाइम प्रेजेंट होगा तो हम आपको होम ट्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अब मेरा होम ट्यूशन पढ़ाने का एक ही मकसद होता है कि आप अपने क्लास का, आप अपने स्कूल का नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट हो, और मेरा अधिकतर स्टूडेंट अपने क्लास का, अपने स्कूल का नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट होता ही है।
ठीक है। आपकी क्लास में अगर कोई भी स्टूडेंट होगा मेरा जो जहाँ पे हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उससे आप पूछ सकते हैं हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, उससे आप पूछ सकते हैं। और इसे भी आपको यहाँ पे पता चल ही रहा है कि एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से एकदम आसान लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए तो ये हो गया। हाँ, इसको हम बैलेंस करना आपको सिखा देंगे। अब देखिए ये जो यहाँ पर जो ये बना है वाटर, ये जो अपना वाटर बना है, इस वाटर के बारे में थोड़ा सा दो पॉइंट हमको देख लेना है। सिर्फ वाटर के बारे में नहीं, यानी कि जो प्रोडक्ट जो भी नया बनेगा ना उसके बारे में हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। अब जो यह वाटर बन चुका है इसको हम कोई भी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है। जो भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने केमिकल कंबाइनेशन से जो नया प्रोडक्ट बन जाएगा उसको फिर से अगर चाहिएगा कि हम फिजिकल मेथड से दोनों को अलग अलग कर दें, इनमें से हाइड्रोजन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें, तब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, वाटर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा ऐसा कई सारे एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा क्या है, सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट्स। अब ये कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी था, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी था, लेकिन अब जो यहाँ पे प्रॉपर्टी शो करेगा तो न इसका प्रॉपर्टी शो करेगा न इसका प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज यानी कि डिफरेंट गुण वाला शो करेगा। समझ में आया, फ्रॉम एलिमेंट यानी कि दोनों एलिमेंट से इस दोनों का जो गुण होगा ना वैसा नहीं, उससे डिफरेंट शो करेगा, यानी कि वैसे डिफरेंट दिखेगा। समझ में आया, ठीक। यानी कि अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अब एक और पॉइंट इसमें बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे है एलवाइज। अब एलवाइज क्या होता है, ये बहुत आसान है, बहुत छोटा है, देखिए इसलिए इसको यहाँ पे डाले। देखिए ध्यान से देख लीजिए, तब उसके बाद इसके बाद एक बार पूरा इसको नोट कीजिएगा। अब क्या समझना है मेरे को एलवाइज के बारे में। तो एलवाइज आखिर क्या होता है, देखिए इट इज अ मिक्सचर। ये भी क्या होता है, ये भी एक मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स। देखिए यहाँ पे हम कुछ नाम नहीं दिए हैं, इसका जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, हम यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट दिए हैं, मेटल या नॉन मेटल या मेटल वाइड ये नहीं बोले हैं, बट एलवाइज में ध्यान देना है। इट इज ए मिक्सचर, एलवाइज भी एक मिक्सचर होता है, लेकिन दो या दो से ज्यादा कौन चीज का, मेटल का। यहाँ पे समझ में आया, एलवाइज किसको कहेंगे, तो दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, एलवाइज कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए और आगे है, और खाली मेटल नहीं होगा। देखिए it is a mixture of metal and a small amount of non-metals, यानी कि जो मेटल और मेटल का जो मिक्सचर होगा उसको तो हम लोग एलवाइज कहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो मेटल और मेटल के साथ कुछ छोटा थोड़ा सा नॉन मेटल भी अगर उसमें मिक्सचर बना दिया जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एलवाइज ही कहलाएगा। समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, यानी कि एलवाइज जो होता है दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, उसी को एलवाइज कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, और या इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल, यानी कि और ये कैसा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मेटल और कुछ नॉन मेटल के मिक्सचर को भी हम लोग एलवाइज कह सकते हैं। समझ में आया, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, कई सारे आपके बुक में डेफिनेशन जो दिया होगा उसमें यहाँ पे और दे करके या एक ही साथ मिला करके घुल मिला करके लिख दिया होगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि एकदम क्लियर आपको समझना, इसलिए इसको एक अलग पॉइंट अलग लाइन में डाले हैं और इसको एक अलग लाइन में डाले हैं। ठीक है, अब क्या जान लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्टील होता है, शोल्डर होता है, ब्राश होता है, ब्रॉन्ज होता है, अमलगम होता है, ETC और कई सारा होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको जो एग्जाम्पल बताते हैं वो एग्जाम्पल सब आपको याद रखना है, लाइन से एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और नहीं किया है तो कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इतना अच्छा पढ़ाई का आनंद वो भी ले सके। समझ में आया, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 6 में मिलेंगे। थैंक यू, इसको अच्छे से नोट करके इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जय हिंद।